जय हिंद बच्चास, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो भी वॉइस की ग्लिच हुई है उसके लिए, और मैं इस वीडियो में पूरा ध्यान रखूँगा कि वॉइस की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की ना हो, जिससे कि आपको सभी जो भी टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो समझ में आए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखेंगे। कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को अच्छे से डिफाइन कर रही है। ऑप्शन ए देखें, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ मसल्स, नहीं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फोकस ऑन इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मोशन, नहीं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स विदाउट जॉइंट मूवमेंट, ये सही है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज प्राइमरली टारगेट कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, नो। क्यों? क्योंकि आइसोमेट्रिक कौन सी होती है, जो स्टैटिक स्ट्रेंथ में होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज को कौन सी चीज़ बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विदाउट जॉइंट मूवमेंट, नहीं, क्योंकि हमने अभी बताया कि वो स्टैटिक किस में आएगा, आइसोमेट्रिक में आएगा। Then isotonic exercise focus on increasing flexibility and range of motion to some extent. As in isometric exercise, muscle contract and shorten under a constant load throughout the entire joint range. ये सही है काफ़ी हद तक। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस प्राइमरली टारगेट कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है, ये भी सही है। अब मसला पड़ रहा है कि सर तीनों में से कौन सा सही होगा तो ज़रा बी को देखिए, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस फोकस ऑन इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, और वहीं पे बोल रहे हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन अंडर अ कांस्टेंट लोड थ्रू आउट द एंटायर जॉइंट रेंज। ठीक है, कि मतलब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, शॉर्टन होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। भाई शॉर्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो एक्सपैंड भी होगी। ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट लोड थ्रू आउट द एंटायर जॉइंट रेंज, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। देन आता है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फोकस ऑन आइसोलेटेड मसल ग्रुप, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि सर्किट ट्रेनिंग में तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे, तो नो, इट इज़ रॉन्ग। इनकॉपरेट्स डांस मूवमेंट्स सम एक्सटेंट, ऑल्टरनेट्स बिटवीन डिफरेंट एक्सरसाइज इन अ सीरीज, ये सही है। एम्फोसाइज स्लो कंट्रोल मूवमेंट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाइजी है एम्फोसाइज स्लो वाला, बट ऑल्टरनेट बिटवीन डिफरेंट एक्सरसाइजेज इन सीरीज वो सही है। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो होती है वो सीरीज में सेट में रखते हैं, तो इसके लिए भी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन आता है विच कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इवन थ्रू इंटेंस एक्सरसाइज, इंटेंस ट्रेनिंग। इंटेंस ट्रेनिंग के बावजूद भी कौन सी चीज़ जो है वो फिजिकल फिटनेस की वो ऑल्टर नहीं होती है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, स्पीड नहीं होती है, एंडोरेंस नहीं होती है, तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ, स्पीड। देन आता है हाउ डज अ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन, हाउ डज अ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इमोशनल डेवलपमेंट। किस तरीके से जो है फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। सोलली फोकसिंग ऑन फिजिकल स्किल, सिर्फ फिजिकल स्किल पे करके, नो। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टीम वर्क एंड कॉपरेशन, यस। एम्फोसाइजिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओनली, नो। भाई अगर अकेले करना हो तो फिर क्या ही मतलब रह गया वहाँ पे गेम का, स्पोर्ट्स का। एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट विद डिफरेंट डिसेबिलिटी, डिफरेंट एबिलिटीज़, नो। उनको एक्सक्लूड क्यों करना भाई, उनको इंक्लूड करना है डिफरेंट एबिलिटीज़ वालों को। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर आप देखें तो सोली फोकस ऑन फिजिकल फिट स्किल, नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, बी। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीम वर्क एंड कॉपरेशन, तभी तो एक दूसरे को समझेंगे, तभी तो एक दूसरे के प्रति हम इमोशंस कुछ व्यक्त कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कौन सी जो पोटेंशियल बेनिफिट है इमोशनल डेवलपमेंट की वो नहीं फुलफिल होती है। ठीक है, लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट। पोटेंशियल बेनिफिट जो है वो नहीं है इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन। इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, एनहांस एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, डिक्रीज सोशल इंटीग्रेशन, बेटर सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, देखिए सेल्फ स्टीम तो इम्प्रूव होती है, ठीक है, एनहेंस एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस ये भी होता है, डिक्रीज्ड सोशल इंटरेक्शन स्किल, नो। ठीक, बेटर सेल्फ रेगुलेशन, बेटर सेल्फ रेगुलेशन, बेटर सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है।
अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन ने पूछा नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, तो यानी ये, क्योंकि हम डिक्रीज नहीं करते किसी भी पर्सन का सोशल इंटरेक्शन जो वो डिक्रीज नहीं करते, वहाँ पे लोग जब जाते एक दूसरे से मिलते तो उल्टा जो है उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एनहांसेस फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, बिल्कुल। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉस्टर टीम वर्क एंड कॉपरेशन, बिल्कुल। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंप्रूव्स मेंटल डिसिप्लिन एंड रेजिलियंस, बिल्कुल करता है कि भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो फिजिकल हेल्थ और फिटनेस पे फोकस करता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉस्टर टीम वर्क पे वर्क करता है, कॉपरेशन वर्क करता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है मेंटल डिसिप्लिन और रेजिलियंस पे वर्क करता है, तो यानी कुल मिला के क्या हो गया आंसर इसका? डी। नेक्स्ट, हाउ डज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंप्रूव पोस्चरल अलाइनमेंट। पोस्चरल अलाइनमेंट कैसे सही करता है? ठीक है, बाय स्ट्रेंथनिंग कोर मसल एंड स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स, क्या कोर मसल्स और जॉइंट्स को स्टेबलाइज करके, इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करके, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करके, बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ बॉडी मैकेनिक्स एंड प्रॉपर फॉर्म, जो बॉडी मैकेनिक्स है और प्रॉपर फॉर्म है उसका बॉडी का, उसको इंप्रूव करके, या ऑल। तो आंसर इज ऑल। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द रिपीटेशन मेथड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब करा है रिपीटेशन ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब कि वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन मैं बोल दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिपीटेशन मेथड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इन चारों में से कौन से ऑप्शन है जो कि रिपीटेशन मेथड को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं? ए, परफॉर्मिंग द सेम एक्सरसाइज मल्टीपल टाइम्स टू इंप्रूव मसल मेमोरी एंड स्किल एक्विजिशन। कहना क्या चाह रहा है कि सेम एक्सरसाइज को आप मल्टीपल टाइम्स करते हैं ताकि आपकी मसल मेमोरी जो है वो एनहेंस हो और स्किल की एक्विजिशन जो है नहीं एक्वायर करने की जो क्षमता है वो बढ़े। ठीक है, मसल मेमोरी का मतलब कि मसल हैबिचुअल हो जाए उसके लिए। ऑल्टरनेटिंग बिटवीन डिफरेंट एक्सरसाइज टू प्रिवेंट बोर्डम एंड ओवर यूज इंजरीज, कि मतलब बोर्डम से बचा सके, इंजरीज से बचा सके उसके लिए। ट्रेनिंग विद वेरिंग इंटेंसिटी लेवल टू एनहांस ओवरऑल फिटनेस एंड एंड्योरेंस, और यूजिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक टू मेंटली रिहर्स मूवमेंट्स बिफोर फिजिकल एग्जीक्यूशन। नो, ये तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेनिंग विद वेरिंग इंटेंसिटी लेवल टू एनहांस ओवरऑल फिटनेस, नहीं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर उसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो उस पर फोकस करेगा ताकि उस पर्टिकुलर एरिया की जो मसल मेमोरी वो एनहांस हो सके। हाउ डज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हेल्प इन इंजरी प्रिवेंशन, किस तरीके से इंजरी में प्रिवेंट करने में हेल्प करता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? प्रमोटिंग प्रॉपर वार्म अप, बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथनिंग मसल एंड इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है। देन टीचिंग प्रॉपर टेक्निक एंड फॉर्म, ये भी सही है। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया? डी। मतलब तीनों एस्पेक्ट फोकस करता है कि वार्म अप हम लोग कर रहे हैं सही से, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है, और प्रॉपर टेक्निक को टीच करना और उसके फॉर्मेशंस को टीच करना। तो यानी कि ये सही होगा क्या? डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्टलेक मेथड प्राइमरी नोन फॉर, यानी कि पहले फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को क्या कहा जाता था? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, नो। ठीक, क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको जो है इंटरवल भी दिया जाए और हाई इंटेंसिटी की कराया जाए, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो पर्पस होता है वो आपको एक तरीके से जो है 172 बीट पर मिनट के ऊपर लेके जाना। ठीक है, अगर हम इसको और सिंपल वे में समझना चाहें तो फार्टलेक में आप क्या देखते हैं, कुछ इस तरीके से है, आपका ग्राउंड से आगे बढ़े तो रिवर से आगे बढ़े तो आपका जो है पहाड़ से आगे बढ़े तो विलेज से आगे बढ़े तो बुशेस से आगे बढ़े तो फॉरेस्ट से आगे बढ़े तो हाईवे। तो इसमें देखेंगे तो उबड़ खाबड़ है ना, मतलब अनबैलेंस्ड है। जब अनबैलेंस्ड है तो यानी वो स्टेडी भी नहीं होगा, वो हाई इंटेंसिटी भी नहीं होगा, वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी नहीं होगा, वो क्या होगा? वेरिएबल स्पीड एंड इंटेंसिटी इंटरवल। तो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को पहले क्या कहा जाता था? वेरिएबल स्पीड एंड इंटेंसिटी इंटरवल, जो कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो। वाई इज द सर्किट ट्रेनिंग कंसिडर्ड एन इफेक्टिव वर्कआउट मेथड? ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग को इफेक्टिव वर्कआउट मेथड क्यों कहते हैं? इट टारगेट्स स्पेसिफिक मसल ग्रुप फॉर आइसोलेशन, नो। कभी भी सर्किट ट्रेनिंग में हम स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे टारगेट नहीं करते हैं। इट अलाउज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन एक्सरसाइज, नो। इट कंबाइंस बोथ कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, यस। इट फोकसेस सोलिली इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, नो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, कि वो कार्डियोवास्कुलर और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज दोनों पे ही फोकस करता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और ओवरऑल
ठीक है। हम लोग जब फिजिकल एजुकेशन का एम पढ़ते हैं तो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, टू लीड द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट, कि हम बच्चे का बहुमुखी विकास या चहुमुखी विकास या पूर्ण रूप से विकास कर सके। तो यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल सभी तरह के डेवलपमेंट होते हैं। तो पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। देन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉस्चरल डिफॉर्मिटी इज मेडिकली टर्म्ड एज जेनुवेल्गम। जेनुवेल्गम किसको कहते हैं? तो आंसर इज फ्लैट फुट को नहीं बोलते हैं, लॉर्डोसिस को नहीं बोलते हैं, बोलेक्स को बोलते हैं बट वो दूसरा नाम है, थोड़ा सा डिफरेंस है नॉकनी और बोलेक्स में, ठीक है। अभी आगे बताएंगे कि नॉकनी और बोलेक्स में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी आपको, कुछ ऐसे ही नाम दिखेगा, लेकिन वो ये नहीं है। तो जेनुवेल्गम के लिए याद रखिएगा नॉकनी है, बोलेक्स के लिए क्या है वो आगे बताता हूँ अभी। देन इन द गिवन फॉर्मूला टू टेक आउट द नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है n(n-1/2). व्हाट डज n स्टैंड्स फॉर? n किसके लिए स्टैंड होता है? नंबर ऑफ बाइस? नहीं, नंबर ऑफ बाइस के लिए तो nb होता है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ बाइस के लिए क्या होता है बेटा? nb। नंबर ऑफ मैचेस के लिए क्या होता है? n-1। वो फॉर्मूला ये नॉकआउट का है, ये आपका लीग का है। यहाँ पूछा गया n क्या है, कुल मिला के n क्या है? तो n इज अ नंबर ऑफ टीम्स, n डिनोट्स नंबर ऑफ टीम्स, ना सीडिंग भी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एनसर्कल्ड इन द पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है वो क्या है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉस हो रहा है, आप कह सकते हैं, या ऑफिशियल्स खड़े हैं और उनके साथ में आपके प्लेयर्स खड़े हैं, ठीक है। जब इस तरह की सिचुएशन आपकी होती है तो यहाँ पे ये प्लेयर्स हैं और ये ऑफिशियल्स है बीच में, तो आपके पास आंसर सीधा सीधा क्या है? ऑफिशियल्स, ठीक है। कोच उस समय बीच में नहीं आते हैं, कोच उस समय बीच में नहीं आते हैं, कोच उस समय बीच में नहीं आते। कोर्ट पे सिर्फ ये रहते हैं ऑफिशियल्स यानी रेफरी और प्लेयर्स रहते हैं, और फोटो सेशन एक तरीके का हो रहा है। तो ये आपका क्या है? बीच में जो एनसर्कल है ये कौन है? ये आपके स्पोर्ट्स ऑफिशियल हैं, ठीक है। कमेंटेटर तो कमेंट्री कर रहे हैं, इवेंट मैनेजर उनसे मतलब नहीं है, कोच अपनी जगह पे बैठे हुए हैं अपनी असाइंड एरिया में। लुक एट द गिवन बिलो फॉर्मेट फॉर द फिक्सचर एंड राइट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम इसमें कितनी है? 8, 7, 6, 5। इसका आंसर 8 है। आप बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं, हाउ यू आर सेइंग दिस, 8 कैसे है? भाई मेरे बच्चा, मेरे 8 ऐसे है कि अगर तो ये ऑड होता, अगर तो ये ऑड होता तो यहाँ पे एक बॉक्स और होता और उसमें लिखा होता बड़ा बड़ा 22, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 22 नहीं दिख रहा है, ना यहाँ 22 है ना यहाँ 22 है। तो जब 22 नहीं लिखा है तो यानी कि एक टीम या एक राउंड उससे क्या है? कम है। जब एक राउंड कम है तो वो क्या हो गया? आपका इवन, यानी कि 8, ठीक है। जब हम लोग इसमें टैबुलर में सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ राउंड्स, या लीग की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ राउंड्स अगर तो ऑड है तो वो n रहता है, और अगर इवन है तो n-1, यानी 8 - 1 इक्वल्स टू 7। यहाँ देखिए कितना लिखा है? 7, ठीक है। और ये अगर इवन ऑड होता तो ये होता n, तो यानी कि अगर ये 7 है तो 7 रहता, और 9 है तो 9 रहता, और यहाँ पे एक बॉक्स और ऐड होता, क्या? 22 का। क्या ऐड होता बेटा? 22 का, ठीक है। क्या होता है ऐड? 22 का। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिलो इज द टूर्नामेंट फिक्सचर ऑफ अ टूर्नामेंट, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन। बेटा ये यहाँ पे है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 3 ना, ये आप देखो ये स्टेयर केस बना हुआ है, सीधा सीधा क्या बना हुआ है? स्टेयर केस, ठीक है। तो ये टैबुलर भी नहीं, क्योंकि टैबुलर ऊपर देख लिया कैसा होता है। स्टेयर केस आपको मैंने बताया। साइक्लिक ये बिल्कुल नहीं है, लेडर ये बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? स्टेयर केस। लेकिन आप जब इसके डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे लेडर लिखा होगा, वो गलत आंसर है, लेडर पे मत जाइएगा। लेडर इज़ नॉट द राइट आंसर, क्योंकि लेडर क्या होता है भाई बच्चा मेरे? लेडर क्या होता है? ये ऐसे, जब ऐसे ऐसे होगा तो लेडर होगा ना, ये ऐसे ऐसे है क्या? नहीं, ये स्टेयर केस की तरह है, तो ये स्टेयर केस है। लेडर ऐसा होता है, ये लेडर होता है आपका। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वार्मिंग अप एंड कंडीशनिंग इज अपरेटस, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन वार्मिंग अप एंड कंडीशनिंग क्या है? अपरेटस, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, टाइप ऑफ एक्सरसाइज। देखिए अपरेटस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी किसी की हाई होती है किसी की लो होती है, दोनों में हो जाता है वो, क्योंकि हमें बॉडी वार्म अप करनी है
प्रिपेयर करानी हो, कंडीशनिंग उसको हैबिचुअल बनाना है कुल मिला के। टाइप ऑफ एक्सरसाइज डजंट मैटर, क्योंकि वार्म अप में भी एक्सरसाइज होती है, कंडीशनिंग में भी होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको उसको हैबिचुअल बनाना है वो कर दे, जिस तरह का स्पोर्ट है उस तरह के आपने वार्म अप करा दी। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन। ठीक है, क्योंकि वार्मिंग अप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ताकि बच्चा जो है अपने आप को, प्लेयर जो अपने आप को प्रिपेयर कर सके ताकि वो स्पोर्ट्स खेल सके। कंडीशनिंग में क्या है, कंडीशनिंग में उसको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उसको हैबिचुअल बनाना है, तो वो क्या हो गया, कंडीशनिंग हो जाएगी। तो इसलिए ड्यूरेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ओवर देयर। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर, नेम द डिफॉर्मिटी ही इज सफरिंग फ्रॉम। देखिए ये कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, यानी यहाँ ध्यान से देखिए तो ये शोल्डर इसका थोड़ा नीचे गया है और ये शोल्डर थोड़ा ऊपर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्डोसिस नहीं, क्योंकि लॉर्डोसिस में साइडवर्ड देखते हैं हम, लॉर्डोसिस में हम साइडवर्ड देखते हैं। ठीक है, लॉर्डोसिस में हम साइडवर्ड देखते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से देख रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए, अगर ये क्या है बेटा, ये मिड लाइन है, ये क्या है बेटा, ये मिड लाइन है। ठीक, ये मिड लाइन से आप देख रहे हो, ये साइड लाइन है, जब साइड से देखते हैं बॉडी के साइड से तो साइड लाइन है, सामने देख रहे हो तो मिड लाइन है। ठीक है, तो लॉर्डोसिस नहीं है, काइफोसिस नहीं है, बोथ ए एंड बी नहीं है, ये क्या है, स्कॉलिसिस है। ठीक, सामने मिड लाइन से आप देख रहे हैं और ये इस तरीके से तिरछा गया है। देन आता है विच कैटेगरी डज द अबव पिक्चर बिलोंग्स टू फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, किस में से ये बिलोंग करती है। आइसोकाइनेटिक नहीं है, आइसोटोनिक नहीं है, क्योंकि आइसोटोनिक में क्या होता है, चेंज इन मसल लेंथ होता है, मसल टेंशन होता है। आइसोमेट्रिक में है क्योंकि ही इज परफॉर्मिंग द एक्टिविटी फ्रॉम द सेम पोजीशन और सिंगल पोजीशन। ठीक है, यही पढ़ा आप लोगों ने, तो ये आइसोमेट्रिक हो जाएगा, आइसोजेनेटिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन्वॉल्व द सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट। सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट किसका है, ठीक है, लीग में एलिमिनेशन से कोई मतलब नहीं है, स्कोरबोर्ड चलता रहता है अप एंड डाउन। ठीक है, नॉकआउट में जो हारेगा वो चला जाएगा और जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। कॉम्बिनेशन में जो है वो 2 टाइप के आपके टूर्नामेंट होने चाहिए, तो कोई मिला के कौन बचा, चैलेंज, चैलेंज में सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट होता है। देन आता है दिस ट्रेनिंग मेथड कैन इन्वॉल्व 6 to 10 एथलीट एट द सेम टाइम एंड इन्वॉल्व डिफरेंट मसल ग्रुप। इट कैन बी परफॉर्म्ड इंडोर एज वेल एज आउटडोर विद और विदाउट ऑपरेटर्स। द ट्रेनर कैन ईजिली मॉनिटर एंड गाइड। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड जिसमें कि 6 से 10 एथलीट होंगे सेम टाइम पे, डिफरेंट मसल ग्रुप पे फोकस किया जाएगा, इंडोर आउटडोर दोनों सकता है, विद और विदाउट ऑपरेटर्स दोनों हो सकता है। ट्रेनर इजिली जो है मॉनिटर कर सकता है, गाइड कर सकता है। इंटरवल ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करता है। रिपीटिशन नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, यानी सर्किट। ठीक है, क्योंकि सर्किट में आपका कार्डियोवैस्कुलर और एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों पे फोकस होता है और डिफरेंट मसल्स पे भी फोकस होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कंफ्यूजन होता है कि वेदर द असर्शन इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, और वेदर द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और इट इज़ नॉट, और ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ठीक है, उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, बच्चा सब कुछ वहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप जब उसको पढ़ेंगे उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, आपको पता चल जाएगा वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, वेदर इट इज़ रिलेटिंग और नॉट। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल assertion the IOC is a permanent and self elected body। IOC क्या है, एक permanent और self elected body है। और क्या कह रहा है, IOC consist of 7 members, 7 members होते हैं, जिसमें कि एक प्रेसिडेंट होता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 7 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स होते हैं और एक सेक्रेटरी होता है। ठीक, तो परमानेंट भी है, सेल्फ इलेक्टेड बॉडी है, यानी कि उसी के अंदर के जो लोग होंगे वही इलेक्ट किए गए होंगे, उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए गए होंगे। तो कुल मिलाकर के जो आर है वो ए को जस्टिफाई कर रहा है, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर जो है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि सेल्फ इलेक्टेड बॉडी है। क्लियर, नेक्स्ट द मेन एम बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साई वॉज टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ बर्डिंग स्पोर्ट टैलेंट इन इंडिया। सही है कि साई का जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि जो है स्किल्स को अपग्रेड किया जा सके और इंडिया को टैलेंटेड स्पोर्ट कंट्री नेशन बनाया जा सके। ठीक, और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर वॉज डीलिंक्ड फ्रॉम साई इन 1995 एंड इज नाउ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज जो है फिजिकल एजुकेशन का वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, डीलिंक कर दिया गया साई से इस ईयर में, और अब वो जो है उसके अंदर में आता है। भैया ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन इसका इससे क्या लिंक है, कोई लिंक आपको दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, इन नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सचर
वन नीड्स टू गिव बाय फॉर अ स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो बाय दिया जाता है वो इसलिए ताकि एक स्मूथ एग्जीक्यूशन हो सके स्पोर्ट्स का, टूर्नामेंट का। अब क्या बोल रहा है, वाइल गिविंग बाइज, जब बाय देते तो पहला बाय जो वो फर्स्ट टीम को दिया जाता है अपर हाफ की, क्या ये सही है? नहीं। सेकंड बाय दिया जाता है लास्ट टीम की लोअर हाफ की? नहीं। थर्ड बाय दिया जाता है लास्ट टीम की अपर हाफ की लास्ट टीम को? नहीं। चौथा बाय दिया जाता है फर्स्ट टीम की लोअर हाफ को? नहीं। इसका मतलब आर इज नॉट करेक्ट। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा हो गया ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ए सही लिखा है, आर सही नहीं लिखा है। एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स आउटसाइड द वॉल और बाउंड्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता है कि दीवार, इंस्टीट्यूट की दीवारों के बाहर, सिटी की दीवारों के बाहर, टाउन की दीवारों के बाहर, मतलब वॉट एवर द बाउंड्रीज आर देयर उसके बाहर। और एक्स्ट्राम्यूरल स्पोर्ट्स अलाउज स्टूडेंट्स टू कम्पीट एट मोर कम्पीट। और क्यों किया जाता है? ताकि जो है बच्चा एक और ऊंचे लेवल, भाई अपने स्कूल के लेवल पे तो वो खेल रहा है ना उसको पता है कि वहाँ का लेवल क्या है, अब वो और ऊपर वाले लेवल पे खेलने जा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो यानी कि जो आर है वो सही है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए कि वो अपने इंट्राम्यूरल प्रोग्राम से निकल के बाहर जाएं और एक अच्छे लेवल का कंपटीशन जो है उसको बीट करके आए। तो यानी ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज विद इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। सही है कि इंट्राम्यूरल जो है वो वॉल्स के अंदर होता है, इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। इंटरम्यूरल स्पोर्ट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन टीम एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ लीग्स एंड टूर्नामेंट। ठीक है, ताकि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, मौका मिल सके कि वो सही है या नहीं है। ठीक, तो उसलिए वो होता है, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू। ठीक है, क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अपने आप को जो है एक एक्सपोजर दे सके, अपने आप को जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बना सके। क्लियर? आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर है लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग। मतलब जब दो से ज़्यादा टाइप के आपके उसमें टूर्नामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। जैसे लीग कम नॉकआउट, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन है। लीग कम नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट कम लीग। तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। तो आप चाहे 2 बता दीजिए, चाहे 2 के 3 में बना दीजिए कि नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, तो वो वही बन जाएगा। या जो हमने बाद में बताया वो। और नाम देना चाहते हैं, किसी स्पोर्ट्स का बताना चाहते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप और आईपीएल, फीफा वर्ल्ड कप और आईपीएल। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप के 2 एग्जांपल बताइए। जैसे कि वर्लपूल बाथ, स्टीम बाथ, हॉट पैड्स, ये सब क्या है? ये एग्जांपल्स हैं पैसिव वार्मिंग। एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ कि ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर से बोल दें, स्टीम बाथ, वर्लपूल बाथ, ठीक है, हॉट बैग, ये सब जो है क्या है? ये आपके पैसिव वार्मिंग अप है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NSNIS? NSNIS का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसमें भटकने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में साफ साफ दिया हुआ है, साफ साफ की बुक में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? दैट popularly known as the Mecca of Indian sports and produced coaches of high caliber and significantly contributed rendering their expertise and assistance in preparation of national team for various international competition। यही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है NSNIS का। जो उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उस पर मत फोकस करिएगा, वो सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब डिसिप्लिन हैं। उसके मेन किस उद्देश्य से खोला गया था वो आपको पहली लाइन में ही आपके NSNIS वाले जगह पे मिल जाएगा, जो मैंने अभी पढ़ करके बताया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डज अ वार्म अप सेशन ब्रिंग्स इनटू द बॉडी? वार्म अप सेशन से बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? भाई सीधी सीधी बात है,
हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, बॉडी मूवमेंट आता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होती है। यही सब क्या है, यही सब चेंजेस हैं जो वार्म अप की वजह से बॉडी में आते हैं। इनमें से कोई भी आप लिख देंगे तो आपके जो है, या 3-4 सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है आपको, या की पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो आप ये सारे लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज मेंशन फुल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 to 37। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिए, इनको आपको क्या करना है, फुल फॉर्म। NSNIS इसका फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। देन LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। भैया आप लोग गलती करते हो, ब्लंडर करते हो, क्या करते हो, IOC और IO जहां आ गया तो IOC को बना दोगे इंडियन ओलंपिक कमेटी और IO को बना दोगे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या एकेडमी भी कुछ लोग लिख देते हैं, मत करिएगा। IOC को बैठा लीजिए कि IOC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOA स्टैंड्स फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। एसोसिएशन इंडिया का है, कमेटी इंटरनेशनल, इतना याद रखिएगा, इस तरीके से एसोसिएट कर लीजिए। नेक्स्ट, fill in the blanks. The first bye is given to the last team. First bye is given to the last team of lower half in the knockout tournament. Last team को दिया जाता है। Dash activities are organized among the students outside the walls of an institution. Extramural, extramural. The support given to the fracture forelimb to immobilize is called स्प्लिंट। स्प्लिंट यूज़ किया जाता है ताकि इमोबिलाइज किया जा सके। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स काउंट कैन बी इंक्रीज्ड विद ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग से इंक्रीज। इफ 9 टीम्स आर देयर इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट द नंबर ऑफ मैचेस विल बी, सिंपल सी बात है, सीधे सीधे कर लीजिए यहाँ पे, 9 -1/2 यानी कि 9 × 8/2। ठीक है, 9 × 72 यानी कि 36। कितना आ जाएगा, 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, 9 टीम्स हैं, उसमें सिंगल लीग बोला गया है सीधा सीधा, तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 36। डैश पार्शियल डिफॉर्मिटीज अपोजिट ऑफ जेनुवेलम। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि नौकनी का जेनुवेलम है और जेनुवेरम किसका है, इसका आंसर तो नॉकनी होगा, बट ये है किसका, ये किसका नाम है, ये बोलेग्स का नाम है। किसका नाम है, बोलेग्स। ये बोलेग्स का नाम है और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, नॉकनी। ठीक है, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, बोलोगे सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, नॉकनी। ठीक है, नॉकनी। और ये जेनुवेरम किसको बोलते हैं, बोलेग्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बोलेग्स को। द लेडर फिक्सचर एंड पिरामिड फिक्सचर आर अ टाइप ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट। किसका है ये, चैलेंज टूर्नामेंट। डैश इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट। नॉकआउट में क्या फॉर्मूला है, n-1। द वर्ड स्पीड प्लेज रिलेटेड टू फार्टलेग। ठीक है, फार्टलेग क्या है, फार्टलेग। टेरेस ट्रेनिंग इज अनदर नेम ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग क्या बोलते हैं, टेरेस ट्रेनिंग। देन व्हाट डज पैसिव वार्मिंग अप इन्वॉल्व। पैसिव वार्मिंग अप में क्या आता है, अगेन वही हॉट बाथ, ठीक है, और क्या बोलते हैं स्टीम बाथ और वर्लपूल बाथ और डिफरेंट थिंग्स जो है उसमें, हॉट पैड और ये सब शवासन, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेट ट्रेनिंग। नहीं, मैंने 4 वेट ट्रेनिंग सेज, वो वेट ट्रेनिंग का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ, मसल मास, ठीक है, एंड्योरेंस थ्रू यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ये डेवलप करना। और एनी 4 वेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो बेंच पास, स्क्वाट, शोल्डर प्रेस, ठीक है, लेग कर्ल, ये सब क्या हो गए, ये आपके एग्जांपल्स हो गए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के। हाउ डज इंटरवल ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में कैसे इम्प्रूव हेल्प करता है, या अपना जो है इनपुट देता है, ठीक है, ताकि आपका हाउ डज इंटरवल ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए किस तरीके से इंटरवल ट्रेनिंग जो है अपना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि जो इंटरवल ट्रेनिंग है वो क्या एक स्पेसिफिक या स्पेशल एंड्योरेंस ट्रेनिंग है।
ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, बर्स्ट हाई इंटेंसिटी होती है, फिर ब्रेक होता है, फिर बर्स्ट हाई इंटेंसिटी होती है, फिर ब्रेक होता है, ठीक है नहीं, यानी कि वर्कआउट रिलैक्स, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रिलैक्स, वर्कआउट रेस्ट, इस तरीके से। फिर जब भी होता है तो वो एकदम से बर्स्ट होता है, एकदम से स्पीड पकड़ता है, तो इसीलिए उससे क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप होता है। इन वॉट वेज डज फिजिकल एजुकेशन प्ले अ रोल इन फॉस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, किस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो आता है। देखिए, आप भले ही किसी भी रेस से हो, किसी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, किसी भी रिचुअल को फॉलो करते, किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करते, लेकिन किंतु परंतु आप डिनोट तो एक ही जगह को करते हो ना, या आप रिप्रेजेंट तो एक ही चीज़ को करते हो ना, किसको, अपने नेशन को। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट टीम है, एक फुटबॉल टीम है, एक हॉकी टीम है, एक बास्केटबॉल टीम है, कोई भी स्पोर्ट टीम है, वो डिफरेंट उसमें जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड है उनके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं कि यस वी आर अ वन दैट इज़ इंडियन। तो इस तरीके से वो क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन होता है कि किसी भी चीज़ को वो बिलोंग करते हो पर्सनली, बट प्रोफेशनली दे आर इंडियन, ठीक है। देन आता है what are the ways in which engagement in games and sports contribute to growth and development of individual, ठीक है, किस तरीके से जो है बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एनहांस करने में हेल्प करता है गेम्स और स्पोर्ट्स, ठीक है। पहली चीज़ क्या, हम उसके फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हम उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे वर्क करते हैं, ठीक है, हम उसको सोशल स्किल्स पे वर्क करते हैं, टीम वर्क पे वर्क करते हैं। तो जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक, कि हम उसकी जो है फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे भी हम वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे भी हम वर्क कर रहे हैं व्हेन एवर एनी चाइल्ड इज परफॉर्मिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से जो है वो बच्चा जो है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेता है जब वो कोई भी स्पोर्ट या गेम खेलता है। देन पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय वेरियस सोशल फैक्टर, इंटरेक्शन विद कल्चर एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन एंड फंक्शनिंग to form specific behavior. Traditional game help in observing the environment and people around to improve one's social skill and deal with problematic situation. ये एक आपको केस स्टडी दी हुई है, अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल हाउ डज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर्स, किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर होता है। क्वेश्चन ए, सोलली थ्रू जेनेटिक फैक्टर, क्या जेनेटिक फैक्टर के थ्रू, ट्रू इंटरेक्शन विद कल्चर एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, क्या कल्चरल और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन के थ्रू, बाय फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स, क्या स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स की वजह से, या सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करके। इसमें देखिए क्या लिखा है, इज शेप्ड बाय वेरियस सोशल फैक्टर, इंटरेक्शन विद कल्चर एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशंस। वही आंसर इसका, दैट ट्रू इंटरेक्शन विद कल्चर एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं पे है, आंसर यहीं पे है। देन आता है विच वन इज द ट्रेडिशनल गेम मेंशन इन द आर्टिकल, आर्टिकल में कौन सा ट्रेडिशनल गेम मेंशन किया गया है। दे प्रमोट आइसोलेशन विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, नहीं, सोसाइटी से विड्रॉल क्यों करेंगे भाई। दे हिंडर सोशल स्किल ऑफ डेवलपमेंट, सोशल स्किल को हिंडर करेगा। हेल्प इन ऑब्जर्विंग एनवायरमेंट एंड पीपल अराउंड टू इम्प्रूव सोशल स्किल, यस, ठीक है, तो अब डिट्रॉयशन भी नहीं होगा ना, तो क्या होगा, दे हेल्प इन ऑब्जर्विंग एनवायरमेंट एंड पीपल अराउंड टू इम्प्रूव सोशल स्किल, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे जो भी एनवायरमेंट में लोग हैं, जो पीपल हैं, ताकि वो अपना जो है सोशल स्किल इंप्रूव कर सकें। व्हाट रोल डू सोशल फैक्टर प्ले इन शेपिंग पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है जो बच्चों का पर्सनैलिटी शेप करने में हेल्प कर रहा है। नन एज पर्सनैलिटी इज सोलली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर, कह रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। दे हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी, सोशल फैक्टर ओनली अफेक्ट बिहेवियर नॉट पर्सनैलिटी, नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि सी आंसर इसका, दे प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और जो ट्रेडिशंस हैं हमारे वो बच्चों के पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इन वॉट वेज डज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IMC ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई कॉन्ट्रीब्यूट इन द रन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपसे हिस्ट्री पूछी गई थोड़ी सी एक नंबर के हिसाब से कि किस तरीके से यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है चेन्नई में वो कंट्रीब्यूट करता है फिजिकल एजुकेशन के एरेना में, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सीधा सीधा है, क्या है सीधा सीधा, दैट इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर हैरी क्रोबेक in the year 1928 Chennai. Mr. Buck was a pioneer of physical education training in India. The college stands as a hallmark for training physical education teacher, coaching the students who can teach physical education skill and technique of games, organizing sports competition, undergo research program. It's a project of National Council of YMCAs of India. ये आपका आंसर है,
ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। किस तरीके से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो कंट्रीब्यूट करता है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड को। देखिए, जर्नलिस्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स जो हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वहाँ जाना, प्लेयर्स को देखना, ऑब्जर्व करना, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, लिखना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाने के बाद उसको एक आर्टिकल में कन्वर्ट करना, आर्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद उसको देना प्रिंट आउट के लिए, प्रिंट होने के लिए। भाई ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो क्या होगा, फिर उसको कोई प्रिंट नहीं करेगा। भाई आज मैच हुआ है, आज किसी ने शतक लगाया तो आज वो दिया जाएगा ताकि कल न्यूज़पेपर में प्रिंट हो। अब आज शतक लगाया है, हफ्ते भर बाद न्यूज़ आ रही है कि हाँ समवन वाज देयर हु हैड मेड हिज सेंचुरी इन द डेब्यू। क्या मतलब है उसका, वो तो हफ्ते भर पुरानी हो गई ना, उसको कौन पढ़ेगा। वो तो तब तक आज के समय में देखा जाए तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब जगह वायरल हो चुका है, तो उसको कौन देखेगा। तो उसको देखने के लिए जर्नलिस्ट का काम है कि वो जाए स्पोर्ट्स एरेना में, जाए वहाँ देखे कि कौन प्लेयर कैसे खेल रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसको जो है वहाँ पे रिपोर्ट तैयार करे कि हाँ इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। साथ ही साथ जब जब ज़रूरत पड़े तो एक्सक्लूडिंग द प्लेयर्स या इंक्लूडिंग द प्लेयर्स कह सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्लेयर्स, वो कोचेस का भी क्या करे, इंटरव्यू ले, और जो हेड हैं या मैनेजर किसी भी इंस्टीट्यूट के उनसे मिले। जैसे कि BCCI है तो BCCI के जो हेड है उनसे मिले, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम है उनके हेड से मिले, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम है उनके हेड से मिले, एशिया गेम है उनके हेड से मिले, ओलंपिक गेम है उनके हेड से मिले, ताकि वो रिपोर्ट एक तैयार कर सके कि हाँ अब क्या चेंजेस आए हैं, पहले कैसे होता था, ठीक है। वॉट एवर दे वॉन्ट टू आस्क, वॉट एवर दे फील लाइक टू आस्क, दे कैन आस्क एंड दे कैन जनरेट अ रिपोर्ट। तो ये जर्नलिज्म का काम होता है, ठीक है। मेंशन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स कोच। स्पोर्ट्स कोच का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बच्चे के अंदर फिजिकल फिटनेस डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको कंपटीशन लेवल पे उतारना, फिर उसके बाद देखना कि वो कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, उसको कोई लैकिंग है तो उसको ओवरकम कराना, ठीक है। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, देन उसके बाद उसमें जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करना। तो ये सब आस्पेक्ट्स हैं क्या है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कोच, स्पोर्ट्स कोच के। वाई इज देयर आर नीड ऑफ स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मेगा स्पोर्ट्स इवेंट। आज के समय में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। तो ये जो इतने सब कुछ हम लोग जो चेंजेस देख रहे हैं कि पहले एक समय था कि सिर्फ कुछ ही एंगल्स मिलते थे जहाँ से हम प्लेयर्स की जो भी एक्टिविटी है, जो भी एक्शन है उसको हम देख पाते थे। आज के समय में हम हर स्पोर्ट्स में, ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स में 360 डिग्री देख पा रहे हैं। हर स्पोर्ट्स को कैटेगराइज करने का, हर स्पोर्ट्स को जो है इवेलुएट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। और प्रिसाइज हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। क्यों? विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप होंगे तो ऑफिशियल्स का काम ईजी कैसे होगा। फिर वो जो प्लेयर होगा वो बोलेगा मेरे साथ अनफेयर हुआ है। तो अनफेयर को फेयर में कन्वर्ट करने के लिए ही तो ये ज़रूरी है, ताकि जो है ईजिली वो चीज़ों को देख सके और डिसीजन अपना जो है मेक आउट कर सकें। ओनली अ स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम गॉट अ विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। अभी केस स्टडी आ गई। ओनली अ स्ट्रॉन्ग एंड डिजर्विंग टीम गेट्स अ विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। एवरी टीम गेट्स अ फुल अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर थ्रू दिस टूर्नामेंट ओइंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। ध्यान से पढ़िएगा। इन सच अ टूर्नामेंट द स्पोर्ट्स ऑफिशियल डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी वाइल सेलेक्टिंग और डिटरमाइनिंग द appropriate player on the team. They have enough time to watch the efficiency and performance of a player. Team need not wait for another team to play a match. ठीक है। अब क्वेश्चन पे आएंगे। अगर मेंशन द टाइप ऑफ टूर्नामेंट दैट हैज बीन मेंशन इन द अबव पैराग्राफ में कौन सा है? लीग। इसीलिए उसमें लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, फेयर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और उसके बाद और क्या लिखा है? एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, ठीक है। सबको एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। तो ये सब किस में होता है? ये आपके लीग में होता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द टूर्नामेंट? राउंड रॉबिन। क्या नाम है अनदर टूर्नामेंट का, लीग का? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टूर्नामेंट? पर्पस क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा है दैट ओनली अ स्ट्रॉन्ग डिजर्विंग टीम गेट्स अ विक्ट्री टूर्नामेंट। ये यहाँ से एवरी टीम गेट्स अ फुल अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। क्या पर्पस है? ताकि हर कोई अपना एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दिखा सके। और मोर दूसरी चीज़ क्या आप ऐड करना चाहें तो स्पोर्ट्स गेम्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर थ्रू दिस टूर्नामेंट ओइंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। आगे बढ़िए, इस पिक्चर को देखिए और आंसर करिए। आइडेंटिफाई द लाइफ सेविंग टेक्निक
CPR नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने। CPR इस टेक्निक का नाम क्या है? CPR इस टेक्निक का नाम क्या है बच्चा? CPR, ठीक है, क्या नाम है? CPR, ठीक है। मेंशन इट टू मेडिकल इमरजेंसीज वेयर इट कैन बी यूज, कब यूज़ किया जा सकता है वो बताइए। तो पहला, जब ब्रीदिंग बहुत लो हो, ब्रीदिंग बहुत लो हो, बहुत ही ज़्यादा लो ना पता चल रही हो, या फिर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए। अगर इन दोनों को एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो तीसरा आप यूज़ कर सकते हैं, जब पर्सन सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस हो जाए, यानी कि आपके लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो फेंट हो जाए, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। अब ध्यान से देखिए अगर यहाँ पे, तो ये बोन जो है वो इसके अंदर चली गई है, ऐसा कुछ बता रहा है। तो यानी कि ये इसका मतलब ये क्या है? ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, मतलब एक बोन का इम्पैक्ट दूसरी बोन पर आ गया है, इसलिए क्या है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। हाउ द फर्स्ट एड वुड बी प्रोवाइडेड इन दिस केस? पहली चीज़ तो क्या करना है कि उसको इमोबलाइज करना है। क्या करना है? इमोबलाइज करना है। और अगर ज़रूरत है वो बेहोश हो गया है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, तो उसको CPR देना है। अगर CPR की ज़रूरत नहीं है तो उसको जो है इमोबलाइज करना है। फिर उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग स्टॉप करना है, और फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। मेक श्योर दैट द इंजर्ड पार्ट or the impacted part should be immobilized completely so that it should not lead to the further damage. They are responsible for planning, organizing and delivering an appropriate range of sports activities and program for individuals and team. They may support professional sports people, sports team, community teams, school groups, and work with them closely to improve their performance. They also encourage young people to participate in sports activities. They identify the specific needs of the player and make a plan according to it. She develops the player physical and psychological fitness and provides the best possible practical condition in order to maximize the player performance. ये एक केस स्टडी दूसरी दी गई है। What is being discussed in the above paragraph? Who is being discussed in the above paragraph? PET, फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में डिस्कस किया गया है। बेस्ट टाइप ऑफ प्लान कैन दे मेक? भाई आप लोगों ने कितने पढ़े हैं? हमने तो 3 ही पढ़ा है, 4। मीज़ो, माइक्रो, मैक्रो, यही सब पढ़ा है, यही आपके प्लान हो जाएंगे। वॉट हैव दे बीन आइडेंटिफाई विद? ठीक है, वो आइडेंटिफाई क्या करेंगे? स्ट्रेंथ क्या है प्लेयर की, वीकनेस क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेंगे। हाउ कैन दे सपोर्ट प्लेयर? प्लेयर को कैसे सपोर्ट करेंगे? उनके लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा के, उनको जो है स्किल सिखा के, उनको जो है परफॉर्मेंस चेक करके, लैक जो हो रहा है उसको ओवरकम करा के, वही उस तरीके से वो हेल्प करेंगे उनको। वॉट टाइप ऑफ क्वालिटी शुड दे हैव? उनके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कि भाई एक स्पोर्ट्स टीचर जो होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो क्या होना चाहिए? उसके पास फिजिकल फिटनेस डेवलप करने की टेक्निक होनी चाहिए, उसके पास बच्चों को समझने की टेक्निक होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल को समझना चाहिए, उसकी फिजिकल लेवल को समझना चाहिए कि उसकी बॉडी में किस टाइप के फाइबर हैं, किस टाइप के मसल्स हैं, उसको समझे, उसके कैलिबर क्या है उसको समझे। फिर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को सही से ट्रेन कर सके। यही क्या है? ये क्वालिटीज़ हैं जो उसके पास होनी चाहिए। This institution is a Government of India sponsored deemed university under the Ministry of Youth Affairs and Sports, dedicated to promoting excellence in sports and physical education in the country, and it comes among the best universities in Asia. This institute began in its life in 1957. The vision of the institution is to engage in the relentless pursuit of excellence in physical education and sports for the health, fitness, and wellness of citizens. The institution has a state-of-the-art sports infrastructure. It has spacious and well-laid play fields for major outdoor games and sports. Name the institution being referred in the above paragraph. इसका आंसर क्या है? LNCPE, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये है वो, ठीक है, 1957 में जिसको शुरू किया गया था। When was the institution established? ये रहा 1957। कब established हुआ? 1957। What was the vision of the institute? The vision of the institute is to engage in a relentless pursuit of excellence in the physical education sports for the health, fitness and wellness of the citizen. ये आंसर हो गया आपका इसका, ठीक है। In which ministry does the institute come under? ये रहा Ministry of Youth Affairs and Sports. Then list down the sports facilities available in the institute. कौन कौन से हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और डिफरेंट कई सारे हैं।
An athlete is a good sprinter and he has secured a gold medal at the national level with a timing of 10.01 seconds in the 100 meters. He is selected for an international competition and prepare himself for competition for a higher level which is scheduled to be held every 4 years. For which competition an athlete is preparing himself? 4 years लिखा है बच्चास, 4 ईयर लिखा है, यानी कि सीधा सीधा क्या है, ओलंपिक्स. राइट एनी फोर पर्पस, राइट एनी फोर पर्पस ऑफ दैट कॉम्पिटिशन. 4 पर्पस क्या है कॉम्पिटिशन के? प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी, प्रमोट्स एनकरेज कोऑर्डिनेशन, एनकरेज ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, प्रमोट पीस थ्रू स्पोर्ट्स, एनकरेज फ्रेंडशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. Mention the various career option available in the field of physical education. Explain any 2 of them. ठीक है. career options physical education में क्या क्या है? physical education teacher, sports physiotherapist, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स मास मीडिया. देन उसके बाद आता है आपका ऑफिशियल, एज अ प्लेयर, एज अ कोच. ठीक है. ये डिफरेंट हैं, इनमें से कोई भी आप 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. ये आपके CFQ थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके एक पेपर में. तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डीप में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि इंटरवल ट्रेनिंग का क्या नाम है, टेरेस. ठीक. तो इस तरीके से वो डीप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेल प्रिपेयर्ड विद द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. कि अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड द रिपीटिशन, तो वो भी प्रिसाइज रहना चाहिए कि इंटरवल ट्रेनिंग क्या है और रिपीटिशन क्या है. दोनों देखने में लगता है कि सिमिलर है, कि वर्क एंड रेस्ट, वर्क एंड रेस्ट, वर्क एंड रेस्ट, बट देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि चीज़ों में क्या डिफरेंस है. ठीक है. और अपने चीज़ों को प्रिसाइज रखिएगा. ठीक है. जितना आप प्रिसाइज रखेंगे, जितना आप चीज़ों को जो है फोकस रखेंगे, सेंट्रलाइज रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा. जितना आप उसमें हड़बड़ाएंगे और जितना जल्दबाजी करेंगे, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा. ठीक है बेटा. तो अच्छे से पढ़िएगा. जो भी डाउट होंगे उसको जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा, और ये डॉक्यूमेंट आपके जो है टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको पा सकते हैं. ठीक है. और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विल रिवर्ट यू अकॉर्डिंगली. ओके. तब तक के लिए थैंक यू. अच्छे से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम मेरे पास ज़रूर लाइएगा. ठीक है. जय हिंद. टेक केयर.